ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 12 की शुरुआत कर रहे हैं हम। क्लास 10th 11th की अपार सफलता के बाद क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 से शुभारंभ करते हैं। क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर कौन सा आता है भैया? जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस तो हमने क्लास 11th में भी पढ़े थे, उसी के 2 कदम आगे बढ़ाकर ये चैप्टर बना दिया गया है। इस चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, फॉर्मूले हैं, उनको समझने के लिए क्लास 11th की यादें ताजा कर लेनी चाहिए तुमको। अगर क्लास 11th का रिलेशन एंड फंक्शंस दिमाग से थोड़ा सा भी निकल गया है तो क्लास 11th के रिलेशन एंड फंक्शंस वाली वीडियो जो है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, उसको देख कर एक बार आ जाओ। उसके बाद इसको अच्छी तरह से तुम समझ पाओगे। जो भी रिलेशन एंड फंक्शंस होता है, इस चैप्टर का क्या करना है हमें? इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन करना है। पता है ना ग्रीन बोर्ड पे किस तरह से वीडियोस आती हैं? पहले आएगी ग्रीन बोर्ड पर जो भी चैप्टर है उसके इंट्रोडक्शन की वीडियो, उसके बाद एक्सरसाइज की वीडियो। इंट्रोडक्शन में कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को समझ लेंगे ताकि एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस आ जाए, एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आ जाए, सभी को चुटकियों में सोल्व कर सके। क्योंकि इंट्रोडक्शन से सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, कॉन्सेप्ट से वो सोल्व हो जाता है। तो जो भी हमारा ये चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन से, इससे इंट्रोडक्शन के अलावा इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज होंगी। अलग अलग वीडियो बनाई गई है, सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इसके अलावा इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उनको भी पीडीएफ में डाउनलोड कर लेना। इंट्रोडक्शन देखने के बाद उनको देखना कि भाई किस तरह से सोल्व होंगे, ट्राई करना, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के नेक्स्ट पेज से। क्लास 12th में जो रिलेशन एंड फंक्शंस वाला पार्ट आता है, इसको समझने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या रखेंगे भाई? सबसे पहले मान ले लेते हैं एक सेट ए है, एक सेट बी है। मान लेंगे सेट ए हमारा क्या है? सेट ऑफ सिटीज है। और इसमें हमारी जो सिटीज है ना, वो ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ए, बी और सी, यहाँ पर 3 सिटीज हैं। यहाँ पर नाम भी रख लेते हैं ना। नेम ऑफ सिटीज क्या हो जाएगा भैया? ए से रख लेता हूँ, उसके बाद बी से भी कोई सिटी का नाम रख लेता हूँ, सी से भी कोई सिटी का नाम रख देता हूँ। फटाफट से रख देते हैं। मान लेते हैं ए से आगरा, बी से भोपाल और सी से हो जाता है चेन्नई। ये हमने सिटीज ले ली है, इनका सेट यहाँ पर हमने बना लिया है। बिल्कुल इसी तरह से सेट बी में मान लेते हैं सेट ऑफ स्टेट्स है। यहाँ पर हमने सेट ऑफ स्टेट्स बना लिया। तो सेट ऑफ स्टेट्स में हम ले लेते हैं कि भाई यू से हमारा कोई स्टेट होगा, उसके बाद हमारा एच से हो जाएगा एंड टी से हो जाएगा। चलो इनकी भी नेमिंग कर लेते हैं। यू से हमारे पास यहाँ पर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाता है। एच फॉर हरियाणा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं एच से हरियाणा, और उसके बाद टी से हमने यहाँ पर तमिलनाडु भी लिख दिया है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है? सेट ए में सिटीज हैं और सेट बी में हमारे पास स्टेट्स हैं। ये सिंपल चीज हमने यहाँ पर 2 सेट बना लिए हैं। अगर हम क्लास 11th पर थोड़ा सा ध्यान दें, हमने रिलेशन एंड फंक्शंस में क्या पढ़ा था? कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था हमने। अगर यहाँ पर मैं सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा भैया? ए मल्टीप्लाई बी। इस तरह से इसको लिखा जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी। और इसका कार्टेशियन सिस्टम किस तरह से बनेगा? मेरे पास क्या होगा यहाँ पर? ए यू ए एच ए टी। इस तरह से मेरे पास सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास पहले आ जाएगा ए यू, उसके बाद इसी तरह से मेरे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा भैया? ए एच आ जाएगा। फटाफट से इसको हम लिख सकते हैं, ए टी आ जाएगा। इसी तरह से मेरे पास भैया बी के साथ भी ये तीनों आएंगे, उसके बाद सी के साथ भी आएंगे, ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है ये मैं आपको क्लास 11th में सिखा चुका हूं। तो बी यू आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बी एच, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा बी टी। कंप्लीट एंड तक वीडियो आप देखोगे तो बहुत अच्छी तरह से चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद सी यू आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास सी एच यहाँ पर आ जाएगा, देन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सी टी। इस तरह से मेरे पास ये ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर्स अगर हम करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं तो उसे कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो भी हमारे पास यहाँ पर ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, हमने यहाँ पर लिख दिया। आप कहोगे भैया ये तो हमने क्लास 11th में ही सीख लिया था, क्लास 12th में। यादें ताजा कर रहा हूं ना, ताकि आपको क्लास 12th के रिलेशन एंड फंक्शंस पर लेकर आ सकूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट यहां पर हमने समझ लिया है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमें मान लो एक कंडीशन दे दी जाती है, या फिर जो हमारा सेट ए और बी है उसका एक रिलेशन हमें यहां पर दे दिया जाता है। ये रिलेशन क्या है? R1 रिलेशन यहां पर हमें दिया गया है। अब R1 रिलेशन में कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू a। जो भी हमारा x है वो a से बिलोंग करेगा और y जो है वो हमारा b से बिलोंग करेगा। x सच दैट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, सिटीज x लाई इन स्टेट y। जो भी सिटी है यहाँ पर, सिटी कौन सी? x जो सिटी है वो y में
लाई करनी चाहिए। इसके लिए हमें रिलेशन में कंडीशन दे दी जाती है और कंडीशन में क्या होता है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं सिर्फ उन्हीं को लिखा जाता है रिलेशन में। तो R1 में हमारे पास क्या होगा, जो भी हमारे पास ए वाली जो सिटी है वो बी स्टेट में होनी चाहिए। तो देखो मेरे पास यहाँ पर क्या है भाई, आगरा है, आगरा यूपी के अंदर आता है, तो AU हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। जो भी हम रिलेशन यहाँ पर बनाएंगे इसके अंदर क्या आ जाएगा भाई, AU मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि आगरा जो सिटी है वो यूपी के अंदर है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर बात करेंगे, आगरा और किसी के अंदर है, बिल्कुल नहीं भाई, सिर्फ यूपी के अंदर है। तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर इसको फुलफिल करता है, R1 रिलेशन को फुलफिल करता है, तो इसको हमने लिख दिया है। इसके बाद भोपाल की बात करते हैं, यूपी के अंदर आता है नहीं, हरियाणा के अंदर नहीं, तमिलनाडु के अंदर नहीं, भोपाल को सिटी जो है वो इन तीनों स्टेट्स में नहीं आती है, क्योंकि वो MP यानी कि मध्य प्रदेश में आती है, जो यहाँ पर हमें नहीं दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं भाई चेन्नई की, यूपी में नहीं आता है, हरियाणा में नहीं आता है, लेकिन चेन्नई जो है वो तमिलनाडु में तो आता है। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर्ड पेयर जो है वो क्या आ जाएगा, इसके अंदर हम इस तरह से लिख देंगे, सी से चेन्नई हमारा किसके अंदर आता है, तमिलनाडु के अंदर आ जाता है। जो भी हमारा यहाँ पर R1 रिलेशन है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो हमें ऊपर यहाँ पर दी गई है इसको क्या कहा जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म, इसको कहा जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। और जो भी हमारी यहाँ पर आ जाती है इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा भैया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये चीजें आप क्लास 11th में सीख चुके हो। तो ये आ जाता है हमारे पास रोस्टर फॉर्म। बेसिक बेसिक चीजें जो अभी तक हमने यहाँ पर समझी हैं ये आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हो, क्लास 12th में भी यही कुछ सेम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपने एक बात और नोटिस कर लेनी है, एक बात नोटिस क्या करनी है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाकर दिया गया है, R1 इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो भी हमारा यहाँ पर R1 रिलेशन आया है वो जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है इसका सबसेट है, यानी कि जो भी एलिमेंट्स, जो भी ऑर्डर्ड पेयर दो यहाँ पर दिए गए हैं वो इस वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट में AU भी आएगा हमारे पास, उसके बाद CT भी इसके अंदर आ जाता है। दोनों ऑर्डर्ड पेयर हमारे A इंटू बी के अंदर आते हैं, तो R1 क्या हो जाएगा भैया, A इंटू बी का सबसेट हो जाएगा। हमेशा कोई भी रिलेशन होगा वो सबसेट मिलेगा ही कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इंटरेस्टिंग एक बात और बता देता हूं आपको, यहाँ पर मान लो मेरे पास यहाँ पर क्या है भैया, ये मैं A सेट के लिए, ठीक है, ये मैं A सेट के लिए एरो डायग्राम बनाता हूं, तो ये मेरे पास हो गया A। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता है भैया, B आ जाता है, कवर तो नहीं हुआ ना, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये A आ जाता है, ये B आ जाता है। A के अंदर हमारे पास कौन कौन सी सिटीज हैं भैया, ABC है, तो इसके अंदर बना लेते हैं। ये मेरे पास यहाँ पर A आ जाता है, ये B आ जाता है, उसके बाद यहाँ पर C आ जाता है। एरो डायग्राम किस तरह से बनेगा वो भी एक बार समझ लो। B यहाँ पर मेरे पास आ जाता है, UHT इसके अंदर दिया गया है, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पर U, उसके बाद H आ जाता है, देन मेरे पास यहाँ पर T आ जाता है। अब यहाँ पर मैं एरो डायग्राम अगर बनाऊंगा R1 रिलेशन के लिए, तो A का कहां पर जाएगा, U पर जाएगा, तो जो भी मेरा यहाँ पर A से निकलेगा वो U पर चला जाएगा। देन मेरे पास C से जो T है, C से कहां पर जाएगा, T पर जाएगा। तो ये एरो डायग्राम बन जाएगा किसके लिए, ये एरो डायग्राम बन गया है रिलेशन R1 के लिए। इस तरह से हमें कुछ चीजें समझ लेनी है कि भाई सेट A दिया गया है, सेट B दिया गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से करना है। अगर कोई रिलेशन दिया गया है, रिलेशन हमें दो तरह से दिया जा सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में, दोनों तरह से आपको लिखना आना चाहिए। और जो भी हमारा रिलेशन होगा वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा ही होगा। उसका एरो डायग्राम किस तरह से बनेगा ये भी हमने समझ लिया है। अब बात करेंगे भैया हम यहाँ पर टाइप ऑफ रिलेशंस की, जो आपने क्लास 11th में टाइप ऑफ रिलेशंस पढ़े थे उनसे आगे बढ़कर हैं, ये उनसे हटकर हैं, ये तो इनको समझना बहुत जरूरी है। टाइप ऑफ रिलेशन में सबसे पहले आ जाता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन यानी कि खोखला रिलेशन, जिसमें कुछ भी नहीं होता उसको एम्प्टी रिलेशन कहा जाएगा। लेकिन एग्जांपल लेकर समझेंगे तो मैथमेटिकली इसको समझना आसान हो जाएगा, अच्छी तरह से हमारे दिमाग में इसकी एंट्री हो जाएगी। तो यहां पर बात करते हैं सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन में सेट ए। मान लेते हैं हमें एक सेट ए दिया गया है, इसमें एलिमेंट्स हमारे पास है 1 2 3। इसके बाद हमारे पास सेट बी दे दिया जाता है। जो भी हमारे पास यहाँ पर सेट बी दिया गया है इसके अंदर मान लेते हैं हमें यहाँ पर दे दिया जाता है 100 101, उसके बाद 102 दे दिया जाता है। इस तरह से हमारे पास सेट ए सेट बी दिए गए हैं। इन दोनों सेट ए सेट बी से हम एम्प्टी रिलेशन को भी समझ लेंगे। उसके बाद जो यूनिवर्सल रिलेशन दिया गया है ना, इसको भी आसानी से समझ लेंगे। बस ध्यान आपका होना चाहिए स्क्रीन पर, ठीक है, इधर उधर की बातें मत देखो, अभी यहाँ पर स्क्रीन पर ध्यान दो, सारी चीजें आपको समझ में
आएंगी। सो सबसे पहले बात करते हैं, मान लेते हैं सेट ए सेट बी के बीच में एक रिलेशन R1 दिया गया है। ये रिलेशन R1 हमें क्या कहता है, ए बी सच दैट, जो भी हमारे पास यहाँ पर ए बी है वो कुछ इस तरह से है कि ए एलिमेंट जो है वो ए सेट से बिलोंग करता है, बी एलिमेंट बी सेट से बिलोंग करता है, ए ग्रेटर देन बी है, जो ए है वो बी से बड़ा है। तो देखो यहां पर जो भी मेरे पास इसके अंदर एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो मेरे पास बी हो जाएंगे। क्या किसी भी कंडीशन में ए ग्रेटर देन बी हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं अगर आपको बोलूं कि 1 जो मेरे पास ए सेट में आता है वो बड़ा हो जाता है भाई 100 से, 100 से बड़ा 1 अपने आप को समझे, बिल्कुल गलत है भाई। उसका वहम निकाल दो कि बोलो तुम छोटे हो 100 से, 100 कहां तुम कहां, तो 100 से ये छोटा होता है। 100 या अगर यहां पर मैं कंपेयर करूंगा 1 को 101 से, 102 से, हर किसी से छोटा है। किसी भी एलिमेंट को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये छोटा है। तो यहां पर कंडीशन दी गई है कि बड़ा है, यानी कि इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। अगर ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, ये R1 जो रिलेशन है ये किस तरह का रिलेशन है, खाली खोखला रिलेशन है। खाली खोखले रिलेशन को शो कैसे करेंगे, वाई से शो किया जाता है। सिंपल एग्जांपल से हमने यहां पर एम्प्टी रिलेशन को समझ लिया। दूसरा रिलेशन आ जाता है, इन्हीं सेट ए और सेट बी से हम एग्जांपल लेकर समझ लेंगे। जो भी हमारे पास दूसरा रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन है वो क्या होता है। यूनिवर्सल रिलेशन को अगर हमें ध्यान से समझना है तो हमें फिर से यहां पर क्या करना होगा, जो भी मेरे पास यहां पर रिलेशन R2 दिया गया है इसको एग्जाम्पल बनाना होगा। तो यहां पर दिया गया है ए बी सच दैट, जो भी हमारे पास यहां पर ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी, ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो भी हमारा ए माइनस बी है वो मोड के अंदर दिया गया है। मोड यानी कि ये जो लाइन लगी है ना इनके अंदर दिया गया है, और इससे बाहर कोई भी वैल्यू जब निकलती है तो वो पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है। इस बात का ध्यान में रखना। सो सिंपल यहां पर हमारे पास क्या होगा, हम एक रिलेशन बनाकर देख लेते हैं ना। मान लेते हैं मुझे क्या करना है, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। ए में मेरे पास 1 है, बी में मेरे पास क्या है भाई 100 है। उसके बाद इसका मोड कर देते हैं। 1 में से 100 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, यहां पर घटाता हूं, तो मुझे कितना मिल जाएगा, माइनस का 99 मिल जाएगा। ये होगा मोड के अंदर, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, सोल्व किया तो माइनस का 99 मिल गया। मोड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाती है वैल्यू, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, निकलती बाहर प्लस में ही है। तो ये आ जाएगी मेरे पास कैसे भाई, प्लस का 99 आ जाएगा। प्लस का 99 जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यहां पर मैं किसी भी वैल्यू में से, मैं 1 में से यहां पर 100 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, 101 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, 102 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। मोड के अंदर वैल्यू मेरे पास बेशक से नेगेटिव आ जाए, लेकिन ओवरऑल क्या मिलेगी मुझे, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू यहां पर मुझे मिल जाती है। यानी कि जो भी 1 हमारा है उसका रिलेशन R2 के अनुसार क्या बनेगा हमारे पास, जो भी R2 रिलेशन है इसके अनुसार हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा भाई, 1 और 100 को रखेंगे तो भी इसके लिए ट्रू होगा। उसके बाद यहां पर मैं क्या करूंगा, 1 को यहां पर मैं रखता हूं भैया 101 के साथ, तो भी मेरे पास ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। इसके बाद 1 को मैं रखता हूं भैया 102 के साथ, तो भी मेरे पास बनेगा। इसी तरह से इसमें आगे वाले जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, चलो लिख ही देते हैं ना, एक बार फटाफट से लिख देता हूं आपके लिए। 1 का जो रिलेशन है वो 100, 101, 102 के साथ बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से 2 का रिलेशन 100, 101 और 102 के साथ बन जाएगा। इसके बाद 3 का रिलेशन 100, 101 और 102 तीनों के साथ यहां पर बन जाएगा। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं सेट ए और सेट बी का, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर आएंगे। यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा हमारा, यूनिवर्सल रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा सेट ए और सेट बी का। उसी रिलेशन जो है, जो भी हमारा R2 रिलेशन है, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर हर एक ऑर्डर्ड पेयर हमारे अंदर आ जाता है, रिलेशन के अंदर आ जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। और जिसके अंदर कुछ भी ना आए, खाली खोखला हो, उसको क्या कहेंगे भैया, फाई कहेंगे, यानी कि एम्प्टी रिलेशन उसको बोल दिया जाएगा। ये तो अभी तक जो भी चीजें हमने की हैं बहुत आसान है। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, लेकिन उस डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए हमें चलना होगा अगले पेज पर। तुमने कभी ना कभी ये सुना होगा गंगाधर ही शक्तिमान है। यहां पर भी इस वाले पेज पर भी तुम्हें ये फील होगा, लेकिन गंगाधर ही शक्तिमान है ये वाली कहावत यहां पर लागू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी पता चल जाएगा, पूरी चीजों को ध्यान से समझना है। तो यहां पर हमारे सामने आ जाता है टाइप ऑफ रिलेशंस में थर्ड वाला आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन, समझाता हूं ना, वेट करो। तो यहां पर हमारे पास मान लेते हैं एक सेट ए दिया गया है। सेट ए के अंदर हमारे पास 1 2 3 यहां पर क्या आ जाते हैं, एलिमेंट्स आ जाते हैं। बी वाले के अंदर भी मान लेते हैं हमारे पास 1 2 3 आ जाते हैं। या फिर जो मेरा बी वाला है इसको मैं क्या बोल सकता हूं, बी को कट करके मैं क्या बोल सकता हूं कि ये हमारा ए ही हो जाएगा, क्योंकि ए सेट के अंदर भी 1 2 3 है, इसके अंदर भी 1 2 3 है। तो मेरे पास मान लो एक सेट ए दिया गया है।
और ए सेट का ए सेट के ही साथ एक रिलेशन बोल दिया जाता है, R1 रिलेशन बोल दिया जाता है। R1 रिलेशन में हमें ये कहा जाता है कि भैया मेरे पास इसमें 1 1 ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है, उसके बाद 2 2 का ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है, उसके बाद 3 3 का ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर दे दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या पता चलता है, यहाँ पर आपको पता चलता है कि भाई जुड़वा जुड़वा चीजें हमें यहाँ पर दे दी जाती हैं। 1 1 2 2 3 3 जुड़वा चीजें ऑर्डर्ड पेयर में मेरे पास आ जाती हैं। तो ऐसा आपको रिलेशन मिल जाए सेट ए का सेट ए के साथ, जिसमें हमारे पास जुड़वा चीजें आ जाएं, तो उसको कहा जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। बहुत इजी वे में समझ लिया हमने। अब आपको कंफ्यूज कर देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूज करना पड़ेगा ना, क्योंकि वहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट जो हमारा रिलेशन आता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और जो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ढेरों क्वेश्चन आपको इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन के करने पड़ेंगे, बुक में भी दिए गए हैं, एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही। अब जो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है इसमें हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, आर, यानी कि रिलेशन। ये रिलेशन कुछ इस तरह से होता है, ए टू ए का ये रिलेशन होता है सच दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। जो भी हमारे पास यहाँ पर ए आर से बिलोंग करता है वो ए की फॉर्म में होना चाहिए। अब एक बात समझो, यहाँ पर ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है मान लो हमारे पास यहाँ पर एक ए सेट दिया गया है, ए सेट में हमारे पास यहाँ पर एक रिलेशन R2 मान लेते हैं। R2 हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से बनता है कि इसके अंदर हमारे पास जो भी ऑर्डर्ड पेयर है ना वो इस तरह से बन जाए, भैया 1 1 बन जाए, ठीक है, मेरे पास 1 1 बन जाए, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर भैया 2 2 बन जाए, उसके बाद मेरे पास 3 3 बन जाए। तो इसको क्या कहा जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास भैया, यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसमें क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। समझे इस बात को, ए होने का मतलब क्या होगा, जो मेरे पास पहली टर्म आती है वही मेरे पास दूसरा एलिमेंट भी होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। अब आप कहोगे भैया ये तो आइडेंटिटी में भी होता है, जो पहला है वही दूसरा होना चाहिए। देखो ये मेरे पास सेम सेम जुड़वा यहाँ पर मुझे मिल गए हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं, जो भी मेरे पास यहाँ पर ये रिलेशन बना है ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। इसके साथ साथ ही मतलब इसको मैं आइडेंटिटी रिलेशन भी बोल सकता हूं, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी मैं इसको बोल सकता हूं। तो भैया इनमें डिफरेंस क्या हुआ, इनमें डिफरेंस तो समझ में आया ही नहीं। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या फिर आइडेंटिटी है। एक और एग्जांपल देता हूं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर हमारे सामने मान लेते हैं एक R3 रिलेशन आ जाता है। R3 रिलेशन में हमारे पास यहाँ पर जो भी ऑर्डर्ड पेयर है वो कुछ इस तरह से बनते हैं। मुझे यहाँ पर दे दिया जाता है भैया 1 1 दे दिया जाता है, उसके बाद मुझे यहाँ पर 2 2 दे दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पर मुझे 3 3 दे दिया जाता है, इसके बाद मेरे पास यहाँ पर 1 2 दे दिया जाता है। तो जो भी मेरे पास यहाँ पर ये R3 रिलेशन बना है, इस R3 रिलेशन को क्या मैं आइडेंटिटी रिलेशन या फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इनमें से कौन से को कहा जाएगा। ठीक है, मेरे पास जो भी R3 रिलेशन है क्या इसको आइडेंटिटी रिलेशन बोला जा सकता है या फिर क्या इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जा सकता है। एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझो। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है कि भाई ए यानी कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसमें मेरे पास क्या होना चाहिए, पेयर बनना चाहिए। पेयर के अंदर मेरे पास जो एलिमेंट फर्स्ट है वही सेकंड एलिमेंट मुझे मिलना चाहिए। चेक करो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यानी कि जो भी ए सेट में मेरे पास 1 2 3 है हर एक का पेयर यहां पर बन जाता है खुद के एलिमेंट के साथ ही। उसके बाद एक अलग से भी मिल जाता है। ठीक है, अलग को बेशक से हम मतलब क्या कर सकते हैं, ठीक है अलग मिल गया है कोई बात नहीं, मुझे ये 3 जरूर मिलने चाहिए। अगर मुझे ये तीनों मिल जाते हैं तो मैं क्या कहूंगा इसको, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। लेकिन अगर कोई भी एक्स्ट्रा मिल जाए भैया, इनके अलावा मुझे कोई भी एक्स्ट्रा मिल जाए तो उसको आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहा जाएगा। समझ में आया, दोनों का एग्जाम्पल यहां पर मैंने दिया आपको। आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा। जो भी आइडेंटिटी रिलेशन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3, यानी कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वही हमारा सेकंड एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, यहां पर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम नहीं आया तो हम क्या कहेंगे, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। लेकिन यहां पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट जो भी हमारे पास ए सेट में एलिमेंट्स दिए गए हैं उन सभी के ट्विंस बन जाए और उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे के सारे ट्विंस अगर हमें मिल गए हैं, उसके एक्स्ट्रा पर ध्यान बेशक से दो या ना दो, ये ट्विंस सारे के सारे यहां पर होने चाहिए, तो उसको कहा जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और ट्विंस के एक्स्ट्रा अगर यहां पर कुछ आ जाता है तो रिफ्लेक्सिव तो होगा लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन वो नहीं होगा। दोनों को कंपेयर करके मैंने समझाया, तब आपका डाउट यहां पर क्लियर हो जाता है।
टाइप ऑफ रिलेशंस में पांचवा समझ लेते हैं। पांचवा हमें क्या दिया गया है, सिमेट्रिक रिलेशन दिया गया है। सिमेट्री तो तुम समझते ही हो ना, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है भैया उसी की इमेज एक तरह से हमें मिल जाए तो उसको सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाता है। वो सिमेट्री हमारा बनाता हुआ दिखे उसको सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाएगा। एग्जाम्पल देकर समझा देता हूं, सिमेट्रिक किसको कहेंगे और सिमेट्रिक रिलेशन किसको नहीं कहेंगे, दोनों चीजें यहां पर आपके एक्सप्लेन कर देता हूं। चलो यहां पर आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पर। इसमें दिया गया है इफ ए बी इज इन द सेट देन बी ए मस्ट ऑल्सो बी इन द सेट। मान लो किसी सेट के अंदर हमें इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर ए बी दिया गया है, तो उसी सेट के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, बी ए बी होना चाहिए। या फिर आप इसको इस तरह से देख लो, हमारे पास क्या है भैया ए बी, इसका उल्टा बी ए बी हमें मिलना चाहिए, तो ही हम कहेंगे क्या होगा, वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। एक तरह से हम बोल सकते हैं ए बी की सिमेट्री क्या हो जाएगी, बी ए हो जाएगी। तो ऑर्डर्ड पेयर में सिमेट्री बननी चाहिए, अगर सिमेट्री बनेगी तो सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। अब हमारे पास यहां पर क्या हो जाता है, हमारे पास इसकी जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो दी गई है। रिलेशन हमें यहां पर दिया गया है ए बी का सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर हमारे पास यहां पर ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है तो बी ए को भी आर से बिलोंग करना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमारे पास क्या होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और जो भी हमारे पास यहाँ पर ए और बी है ये दोनों किससे बिलोंग करेंगे, रिलेशन आर से बिलोंग होने चाहिए। ठीक है, ए और बी का मतलब क्या होगा, ए और बी जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे वो, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर होंगे इसका मतलब। तो यहां पर हमारे पास ए बी और बी ए अगर रिलेशन के अंदर आते हैं उसको सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाएगा। सिंपल वर्ड्स में इसको आपने समझा दिया है, यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन पहले ही कर दिया गया है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, किसको सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे किसको नहीं कहेंगे, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास R1 रिलेशन है, R1 रिलेशन में मेरे पास मान लो 1 1 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 2 2 आ जाता है। जो भी मेरे पास यहाँ पर ये रिलेशन बना है, आप मुझे बताओ क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मेरे पास 1 1 आ जाता है, 1 1 की सिमेट्री क्या हो जाएगी भाई, 1 1 की सिमेट्री 1 1 ही होगी। जो हमारा यहाँ पर पहले 1 लिखा गया है उसको बाद में लिख देंगे, जो बाद में लिखा गया है उसको पहले लिख देंगे, तो मेरे पास 1 1 की सिमेट्री 1 1 ही होती है, तो ये यहीं पर आ जाता है। इसी तरह से 2 2 की सिमेट्री मेरे पास क्या हो जाएगी भैया, 2 2 ही होगी, तो मैं क्या कहूंगा, ये मेरा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल के लिए हमारे पास मान लो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कि भैया मेरे पास 1 1 आ जाता है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 1 2 आ जाता है। ये मेरे पास क्या हो गया, एक और R2 रिलेशन हो गया। अब यहाँ पर देखो 1 1 की सिमेट्री तो यहाँ पर हमारे पास मिल ही जाती है। मेरे पास जो 1 2 है, ठीक है, मेरे पास क्या है यहाँ पर 1 2 है, इसकी सिमेट्री क्या होगी भैया, 2 1 होगी। तो मेरे पास यहाँ पर 1 2 तो है, 2 1 आया है क्या इसके अंदर, नहीं आया, तो हम क्या कहेंगे, ये वाला जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अगर हमारे पास 1 2 है तो उसके लिए हमारे पास 2 1 भी होना जरूरी है, तभी इसको सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाएगा। नहीं मिला तो हमने कह दिया कि भाई नहीं है ये सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट बारी आ जाती है एक और एग्जांपल की। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक R3 रिलेशन है। R3 रिलेशन के अंदर हमें यहाँ पर दिया गया है 1 2, उसके बाद यहाँ पर हमें दे दिया जाता है 1 2 का हमें 2 1 दे दिया जाता है। इसके बाद मान लेते हैं यहाँ पर हमें दिया गया है 3 2 दे दिया गया है। ठीक है, ये हमें क्या दे दिया गया है, 3 2 दे दिया गया है। तो देखो 1 का 2 और 2 का 1, इसकी सिमेट्री तो मिल गई हमें। क्या 3 2 की सिमेट्री हमें मिलती है, 3 2 की सिमेट्री क्या होगी, एक साइड में लिख के देख लेते हैं। 3 2 हमें दिया गया है, इसकी सिमेट्री क्या हो जाएगी, 2 3। क्या 2 3 इसके अंदर आता है, कहीं पर भी हमें दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, तो हम नकार देंगे कि भाई ये क्या है, ये सिमेट्रिक रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल और में हमारे पास क्या आ जाता है भाई, यहाँ पर R4 एक एग्जांपल ले लेते हैं। R4 में हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, 1 2 आ जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 1 2 का 2 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या करता हूँ भाई, 3 2 आ जाता है, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 2 3 भी आ जाता है। ये मेरे पास एक यहाँ पर मैंने क्या किया, R4 रिलेशन बना लिया। तो देखो 1 2 इसका 2 1 हमें मिल जाता है, इसकी सिमेट्री हमें मिल जाती है। इसके बाद 3 2 जो है भाई, इसकी सिमेट्री भी 2 3 हमें मिल जाती है। तो क्या कहेंगे हम इसको, हम इसको कहेंगे कि भैया ये एकदम परफेक्ट सिमेट्रिक रिलेशन बन जाता है। आई होप सिमेट्रिक रिलेशन जो बहुत आसान है वो आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपको पता
होनी चाहिए। तो सिमेट्रिक रिलेशन हो गया हमारा। अब रिफ्लेक्सिव या फिर हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव तो हमने पीछे वाले पेज पर समझ लिया, सिमेट्रिक हमने यहां पर समझ लिया। अब बारी आएगी ट्रांजिटिव रिलेशन को समझने की, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। छठे रिलेशन की बात कर लेते हैं। छठा रिलेशन जो हमारा है उसको कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन की यहां पर सिंपल सीधी डेफिनेशन दे दी गई है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी अगर आर से बिलोंग करता है, उसके बाद बी और सी भी यहां पर आर से बिलोंग करता है, देन ए सी मस्ट ऑल्सो बी इन रिलेशन। तो ए और सी है वो भी रिलेशन में होना चाहिए। बहुत सिंपल वे में अगर मैं आपको इसको बताना चाहूं तो हम इसको बोल सकते हैं कि मान लो मेरे पास ए बी है, ये रिलेशन में आता है, रिलेशन आर से बिलोंग करता है। उसके बाद मेरे पास यहां पर बी और सी जो है वो भी रिलेशन आर से बिलोंग करता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज अगर ये हो जाता है तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए, ए और सी जो हमारे पास है वो भी रिलेशन आर से बिलोंग करेगा, तभी उसको कहा जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात देखो, हम यहां पर देख सकते हैं कि बी यहां पर आपको दिखेगा कॉमन है। बी तो इन दोनों में कॉमन है, फर्स्ट वाले ऑर्डर्ड पेयर में भी आता है, सेकंड वाले ऑर्डर्ड पेयर में भी आता है। जो हमारे अलग अलग है ना यहाँ पर ए और सी, वो भी ऑर्डर्ड पेयर में इकट्ठे दिखने चाहिए इस रिलेशन में, तभी उसको कहा जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब चलो एग्जांपल ले लेते हैं। बुक में जो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन दिया गया है उसी को एक एग्जांपल बना लेते हैं अपना। ठीक है, यहां पर हमारे पास मान लेते हैं R1 रिलेशन हमें यहां पर दिया गया है। इस रिलेशन में कहता है एक्स वाई। ठीक है, मान लो हमें यहाँ पर क्या है, ए सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर हमें यहाँ पर दे दिए गए हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर बोल दिया जाता है कि हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। जो वाई है हमारा वो एक्स से डिविजिबल होना चाहिए। y जो हमारा यहाँ पर x से डिविजिबल होगा तो उसके लिए हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। चलो एक बार बनाते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जो भी हमारे पास यहाँ पर R1 रिलेशन आता है इसके लिए ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे क्या, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ भाई 2। ठीक है, मैं यहाँ पर y की वैल्यू जो है ना उसको 2 ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर y की वैल्यू को 2 ले लेता हूँ। 2 यहाँ पर मैंने लिख लिया, 2 1 से डिविजिबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, जिससे डिविजिबल हो सकता है वो मुझे पहले यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 2। तो जो भी मेरे पास यहाँ पर 1 और 2 है यहाँ पर रिलेशन में आता है। इसके बाद मैं यहाँ पर कैसे लिख सकता हूँ कि भाई जो भी मेरे पास 4 है, 2 यहाँ पर मतलब जो भी मेरे पास 2 है वो 1 से डिवाइड हो सकता है। उसके बाद 4 जो है वो किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है ना। तो ये भी रिलेशन में मेरे पास आ जाएगा भैया, 2 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन क्या है मेरे पास, देखना यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 2 कॉमन आता है ना, 2 2 कॉमन आ जाता है। तो एक ऐसा रिलेशन भी बनना चाहिए जिसमें 1 और 4 इकट्ठे आ जाएं। ये कंडीशन तो हमारे पास मिल गई है हमें, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, ये भी आपको दिखना चाहिए, यानी कि जो भी यहाँ पर शुरू में ए आया है और लास्ट में यहाँ पर सी आया है वो भी एक ऑर्डर्ड पेयर में होने चाहिए। अब कंडीशन जो दी गई है रिलेशन की, क्या उसको फुलफिल करते हुए 1 और 4 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको दिखेगा हमारे पास यहाँ पर कितना है, 1 और 4 है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मेरे पास 1 आ जाता है, 4 आ जाता है। इसके बाद मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मेरे पास क्या आ गया, ए बी आ गया, उसके बाद मेरे पास बी सी आ गया। अब यहाँ पर देखो ए और सी जो है वो भी मेरे पास यहाँ पर आ जाता है और ये कंडीशन को भी फुलफिल करता है। कंडीशन क्या दी गई है रिलेशन की, कंडीशन ये दी जाती है y इज डिविजिबल बाय x। जो भी हमारा यहाँ पर y यानी कि 4 है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 1 से होना चाहिए। तो 4 तो 1 से डिविजिबल होता ही है। तो हम क्या कहेंगे, जो भी हमारे पास ये रिलेशन आता है ये क्या हो जाएगा भैया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। सिंपल है ना समझना। इसी को एक एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन को। ये तो आपने समझ लिया किसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, ये भी समझ लोगे तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। जैसे R2 रिलेशन हमें यहाँ पर दिया गया है, इसमें कहता है ए बी सच दैट ए इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी। जो हमारा यहाँ पर ए है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है बी से। तो चलो भाई इसके लिए R2 जो हमारे पास है यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी इसमें दिया गया है उसका हम ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं। इसमें 2 बार इज आ गया है तो 1 बार कट कर देते हैं। ठीक है, जो भी हमारा R2 रिलेशन है उसकी यहाँ पर फॉर्म हमने लिख दी है। अब कंडीशन में क्या होगा, मान लो हमारे पास यहाँ पर आ जाए, इस तरह से आ जाए, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर कि जो भी हमारा यहाँ पर ए है वो बी से कितना बड़ा है भाई, 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, इसके बाद मान लेते हैं इसी के अंदर एक और ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल जाए जिसमें क्या होगा भैया, बी ए होगा।
ठीक है, बी ए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। ये भी हमारे पास क्या आ जाए, चलो मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, एक सेकंड, मैं इसको इस तरह से लिखता हूं। मान लो मेरे पास यहाँ पर ए और बी किसी भी रिलेशन में है, आर रिलेशन से ये बिलोंग करता है। इसका मतलब होगा कि जो भी ए बी है वो क्या होगा, यहाँ पर ए जो है वो बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। इसके बाद मान लेते हैं कि यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, बी और सी एक रिलेशन आ जाता है। ये भी क्या करता है, इसी आर से बिलोंग करता है, इसी रिलेशन से बिलोंग करता है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो भी मेरा बी है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है सी से। अब यहां पर डिफरेंस 7 सेंटीमीटर का आ गया है, ए और बी की हाइट में 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया है, इन दोनों की हाइट में भी 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया है। तो क्या जो हम ए सी लिखेंगे उनकी हाइट में डिफरेंस कितना होगा, यहां पर देखो ए जो है वो बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और बी सी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। इट मींस ए और सी का अगर रिलेशन हम बनाएंगे तो ए कितना बड़ा हो जाएगा भैया, 7 यहां पर 7 यहां पर, तो कितना बड़ा हो जाएगा, 14 बड़ा हो जाएगा। यानी कि ए और सी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो मैं क्या कहूंगा भाई, ए भी बिलोंग करता है आर से, बी सी बिलोंग करता है आर से, लेकिन ए सी जो हमारा यहां पर आया है नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ये आर से बिलोंग नहीं करता है तो हम क्या कहेंगे, नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो एक एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है कि भाई ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहा जाएगा, एक में समझा दिया है कि ट्रांजिटिव रिलेशन किसको नहीं कहा जाएगा। जो होगा वो भी समझा दिया, जो नहीं होगा वो भी समझा दिया। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तभी जाके 12th क्लास में अच्छा स्कोर तुम कर पाओगे। हमने यहाँ पर टाइप ऑफ रिलेशंस में 6 टाइप समझ लिए हैं, एक टाइप और बचा है अभी, उसको समझने के लिए चलेंगे अगले पेज पर, वो बहुत आसान होने वाला है। टाइप ऑफ रिलेशंस में आखिरी आ जाता है हमारे सामने यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पर बहुत आसानी से दी गई है और इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इसमें दिया गया है इफ आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन है, आर मीन्स रिलेशन, अगर कोई हमारे पास है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। कोई भी ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ये तीनों के तीनों को फुलफिल करता है, तो उस आर को क्या कहा जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कह दिया जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन सिंपल वे में किसको कहा जाएगा, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, वो हो गया हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि उसको 3 कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। कौन कौन सी कंडीशन होंगी, ये तीनों कंडीशन उसको फुलफिल करनी पड़ेंगी और इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूं। कंडीशन हमारे पास क्या होगी कि भाई ए हमारे पास जो होता है वो अगर बिलोंग करता है हमारे पास आर से, तो इसको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्सिव कहा जाता है। वेयर ए बिलोंग्स टू आर, जो भी हमारा ए है वो रिलेशन से बिलोंग करे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, अगर मेरे पास ए बी जो है वो रिलेशन से बिलोंग करता है, इसके बाद मान लो मेरे पास यहाँ पर बी ए जो है वो भी, ये ऑर्डर्ड पेयर जो है ये भी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होगी, मान लेते हैं इफ, ठीक है, इसमें क्या होता है, इफ अगर मेरे पास यहाँ पर ए और बी ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है जो कि रिलेशन आर में आता है, रिलेशन आर के अंदर आता है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाए, बी और सी भी इसके अंदर आ जाए, रिलेशन आर के अंदर बी और सी भी आ जाए, देन मस्ट चीज क्या होनी चाहिए, ये होने के बाद क्या होना चाहिए कि जो भी मेरे पास ए और सी है वो भी इसके रिलेशन, इसी रिलेशन के अंदर आना चाहिए, तभी उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। ये हमने टाइप ऑफ रिलेशंस को समझ लिया है। अभी फंक्शंस को समझना बाकी है, लेकिन फंक्शंस को समझने से पहले जो मैंने आपको सिलेबस वाली वीडियो में प्रॉमिस किया था, मैंने तो कहा था मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा, तुमने प्रॉमिस किया था वहां पर कि भाई हम टाइमली ईएमआई देते रहेंगे, जो भी फीस है ना उसकी ईएमआई देते रहेंगे। और फीस क्या है, वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो अभी की अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दो, इसको शेयर कर दो अपने क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो वो भी कर देना है। ईएमआई पूरी कर दोगे उसके बाद ही आगे वीडियो में बढ़ना। ठीक है, पूरा सिलेबस कराएंगे यूट्यूब पर आपको, लेकिन ये ईएमआई लगेगी भाई, ये फीस आपको पे करनी पड़ेगी। रिलेशंस जो भी हमारे थे क्लास 12th में वो हमने कंप्लीट समझ लिए हैं, सभी टाइप हमने समझ लिए हैं। अब बारी आएगी फंक्शंस को समझने की, उनको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर।
फंक्शंस की शुरुआत करते हैं। क्लास 11th में तुमने फंक्शंस पढ़े थे ना, कुछ उसी तरह की डेफिनेशन यहाँ पर आपके सामने दी गई है। फंक्शंस क्या होते हैं? अब फंक्शन इन मैथ इज अ स्पेशल रिलेशनशिप होती है। ये रिलेशनशिप होती है किसी भी इनपुट और आउटपुट की। हम यहाँ पर कोई भी मशीन है, फंक्शन इज लाइक अ मशीन। अगर हम इस मशीन में कुछ इनपुट देते हैं तो हमें कुछ आउटपुट भी मिलता है। तो ये क्या हुआ? एक फंक्शन हुआ। किसके किसके बीच के रिलेशन का? मशीन के अंदर जो इनपुट किया गया है और इसमें से हमें आउटपुट मिला है, इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप होगा उसी को कहा जाएगा फंक्शंस। रिलेशनशिप को गलत वे में मत समझ लेना, जस्ट समझाने के लिए। मैथमेटिक्स में भी रिलेशनशिप आता है, लाइफ में भी आता है, समझे? अब यहाँ पर जो भी फंक्शंस है ना, उनको डिटेल में तो मैंने क्लास 11th में समझा दिया था। यहाँ पर हमें जो मेनली समझना है वो है टाइप ऑफ फंक्शंस। तीन मेनली टाइप हमें समझने हैं। पहला हमारे सामने यहाँ पर आ जाता है वन वन फंक्शन। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर क्या करता है? सुई लगाता है। तो सुई सुई यानी कि इंजेक्शन, ठीक है? तो इंजेक्टिव फंक्शन भी इसको कहा जाता है। वहां से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो जो भी वन वन फंक्शन है उसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। और इसके बारे में हमें दिया है इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। जो भी हमारे पास ये फंक्शन होता है इसके अंडर हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज बनती है, यानी कि हर एक एलिमेंट की यूनिक डिस्टिंक्ट इमेज बनेगी। इस बात को ध्यान में रखना है। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल लेंगे, लेकिन उससे पहले इसको इजी वे में अगर हमें समझना है, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, अदर वे में कैसे डिफाइन किया जा सकता है, वो भी समझ लेते हैं। अगर मान लो मेरे पास क्या है भैया, x1 है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर x2 है। x1 और x2 मेरे पास यहाँ पर आ जाते हैं। अगर मेरे पास मैं बोलता हूं कि भैया फंक्शन ऑफ x1 जो मेरे पास यहाँ पर आया है वो इक्वल हो जाता है फंक्शन ऑफ x2 के। अगर फंक्शन ऑफ x1 x2 के इक्वल हो जाता है तो मैं ये बोल सकता हूं कि x1 इक्वल्स टू में हो जाएगा यहाँ पर x2 के। इस तरह से हम इसको शॉर्ट वे में समझ सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लेकर बता देता हूं और अच्छी तरह से आपको ये क्लियर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे ना वो तो बहुत आसान दिखेंगे आपको। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक शेप बना लेते हैं। इस तरह की हमने ओवल शेप बना ली है। हम ओवल शेप बनाई है तो इससे आप समझ पाएंगे हम क्या करने वाले हैं, एरो डायग्राम बनाने वाले हैं। एरो डायग्राम से इजी वे में इनको समझा जा सकता है। मान लो यहाँ पर मेरे पास जो भी है इसको मैं बोल दूंगा भैया ये x1 है, ये मेरे पास x2 है। मेरे पास इसमें क्या आ जाता है, 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद मेरे पास 3 आ जाता है, उसके बाद 4 आ जाता है। यहाँ पर मेरे पास a आ जाता है, उसके बाद b आ जाता है, उसके बाद c आ जाता है, d आ जाता है, उसके बाद मेरे पास e आ जाता है। अब यहाँ पर जो भी x1 और x2 है इनके बीच में जो रिलेशन होता है ना, उस रिलेशन को समझो। बार बार रिलेशन आता है तो उस ख्यालों में खोने की बजाय मैथमेटिक्स पर फोकस कर लो। यहां पर हमारे पास जो रिलेशन बनेगा x1 और x2 का वो क्या हो जाएगा, 1 का रिलेशन a के साथ है, 2 का रिलेशन यहां पर b के साथ है, 3 का रिलेशन c के साथ है, 4 का रिलेशन हो जाएगा d के साथ। तो यहां पर आप ध्यान दो, पूरा फोकस करो इस x1 और x2 के जो भी एलिमेंट्स हैं इन पर। यहां पर क्या हो रहा है, हर एक एलिमेंट जो भी है, आपको पता है ना, इस तरफ हमारे एलिमेंट्स होते हैं, इस तरफ उनकी इमेज बनती है। तो जो भी यहां पर हमारे पास इनपुट है, इनपुट यानी कि जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं यहां पर 1 2 3 4, हर एक की अलग अलग इमेज बनती हुई तुम्हें दिख रही है। हर एक की इमेज बननी चाहिए और हर एक की इमेज यूनिक डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग इमेज बननी चाहिए। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा उसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा वन वन फंक्शन। अगर यहां पर मैंने टिक लगा दिया है तो मैं क्या कहूंगा, ये क्या है, वन वन फंक्शन हमारा हो जाता है। एक और एग्जांपल ले ले क्या, ये तो हमने समझ लिया कि वन वन फंक्शन क्या होगा, हमें ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि वन वन फंक्शन कौन सा नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, लाइन लगाते हैं, फिर से क्या करते हैं, दो ओवल बना लेते हैं, ओवल शेप यहां पर बना लेते हैं। एक बना दी, उसके बाद मैंने दूसरी बना दी। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा भैया, पहले मेरे पास यहां पर 1 आ जाता है, उसके बाद मेरे पास 2 आ जाता है, उसके बाद मेरे पास 3 आ जाता है, उसके बाद मेरे पास 4 आ जाता है, फिर यहां पर मेरे पास a आ जाता है, उसके बाद b आ जाता है, उसके बाद मेरे पास c आ जाता है। अब यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर जो भी इमेज है ना, 1 की इमेज मेरे पास a हो जाती है, 2 की इमेज यहां पर b बनती है, 3 की इमेज यहां पर b बनती है, 4 की इमेज यहां पर c बनती है। हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है, क्या वो डिस्टिंक्ट इमेज बन रही है? आप देखो, 1 की इमेज A बिल्कुल अलग है सबसे, 2 की इमेज B, 3 की इमेज भी B है। भाई दो दो एलिमेंट के लिए एक ही इमेज है, ये तो गड़बड़ है, ये तो गलत है। वन वन फंक्शन में क्लियरली कहा गया है कि हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहां पर तो ये दो एलिमेंट्स की इमेज बन जाती है, तो इसको क्या कहा जाएगा, वन वन फंक्शन ये नहीं है। अगर ये वन वन फंक्शन नहीं है तो इसको क्या कहा जाएगा, मैनी वन फंक्शन कहा जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, मैनी वन
फंक्शन कहेंगे इसको, ठीक है। मैनी वन फंक्शन क्यों कहेंगे? क्योंकि भाई मैनी एलिमेंट्स की सिर्फ एक ही इमेज बनती है, मैनी फंक्शंस की यहाँ पर वन इमेज बनती है, इसीलिए मैनी वन फंक्शन। एक और एग्जांपल दे दूं तो देखो, उसके लिए ओवल बनाने की मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। यहाँ पर चलो बना ही देता हूँ। मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर मेरे पास 1 आ जाता है, ये 2 आ जाता है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 3 एंड फिर 4 आ जाता है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर ए है, बी है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर सी है और डी यहाँ पर मेरे पास आ जाते हैं। मान लो यहाँ पर 2 की इमेज ए बनती है, 1 की इमेज बी बनती है, 3 की इमेज यहाँ पर डी बनती है, 4 की इमेज यहाँ पर सी बन जाती है। यहां पर आप देखो, ध्यान से देखो इसको, क्या दिखाई देता है? हर एक एलिमेंट की इमेज बनती है भाई, बन रही है। हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज बन रही है, बन रही है। वन वन का मतलब क्या होगा कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज बननी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं बननी चाहिए। हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट यानी कि यूनिक इमेज बननी चाहिए, वो भी इसमें हो रही है। तो हम क्या कहेंगे इसको? ये हमारा क्या हो जाएगा भैया? वन वन फंक्शन हो जाएगा। इजी पीजी वन वन फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन को हमने यहाँ पर एग्जांपल्स के साथ समझ लिया है। अब दूसरा टाइप फंक्शंस का क्या होगा उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। फंक्शन का दूसरा टाइप आ जाता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसका कुछ भी नहीं पता है भाई, लेकिन ऑन टू फंक्शन जो है ना, उसका दूसरा नाम सर्जेक्टिव फंक्शन है। ये याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में सर्जेक्टिव फंक्शन बोल के क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर ऑन टू फंक्शन बोल के क्वेश्चन पूछ लेगा और आंसर करने में प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हमें सिर्फ एक ही पता होगा। इसीलिए जो दोनों नाम है उनको याद कर लेना है। रीजन तुम्हें किसी शॉर्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। अब यहां पर हमारे सामने आता है ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन। इसमें कहता है एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इन द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ। जो भी फंक्शन होता है उसमें हर एक एलिमेंट जो होगा भाई, ठीक है, हर एक एलिमेंट जो होगा उसमें क्या होना चाहिए? हर एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। हर एक इमेज के लिए एक एलिमेंट होना चाहिए, ये बोलता है। जितनी भी इमेज बनेंगी हर एक इमेज के लिए एक एलिमेंट होना चाहिए, ये कंडीशन दी गई है। एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करूंगा, बहुत आसानी से समझ पाओगे इसको। या फिर आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। मान लो हमारे पास यहाँ पर एक एक्स दिया गया है, मान लो यहाँ पर हमारे पास क्या है भैया? ओवल बनाते हैं। ओवल बनाकर इसको आसानी से समझेंगे भाई, कॉपी पेस्ट करते हैं, बार बार नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है? 2 ओवल बना लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्या है भैया? ये एक्स है, ये हमारे पास वाई है। तो वाई के अंदर जो भी हमारे पास इमेज होंगी, मान लेते हैं हमारे पास ए है, उसके बाद हमारे पास बी है, सी है एंड हमारे पास यहाँ पर डी आ जाता है। ये इमेज बनी है। तो हर एक इमेज के लिए एलिमेंट होना चाहिए, समझे? हर एक इमेज के लिए एलिमेंट होना चाहिए। तो यहां पर हमारे पास क्या हो सकता है भैया? 1 रख देते हैं, 2 रख देते हैं, 3 रख देते हैं, उसके बाद 4 रख देते हैं। 1 के जो ऑब्जेक्ट हमारा, 1 ऑब्जेक्ट जो हमारा है, इसकी इमेज ए हो जाएगी, 2 के लिए बी, उसके लिए 3 के लिए सी, 4 के लिए डी। तो यहां पर एक चीज आपको क्लियर दिखेगी कि हर एक इमेज पर एरो आ रहा है। ए वाले पर भी एरो आता है, बी वाले पर भी आता है, सी वाले पर भी आता है, डी वाले पर भी आता है। इसका मतलब हो जाएगा कि जो भी इमेज यहां पर हमारे सामने आती है, ए बी सी डी, जो भी ये इमेज है, इन हर एक इमेज के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह का जो हमारा फंक्शन होगा उसको कहा जाएगा ऑन टू फंक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो हमने समझ लिया ऑन टू फंक्शन किसको कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, ये भी तो समझना है हमें। तो उसको समझने के लिए फिर से क्या करना होगा भैया? कुछ ओवल बना लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ओवल आ जाता है। फिर से चलो कॉपी पेस्ट करते हैं, अपना अच्छा सॉफ्टवेयर जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लाइन लगाता हूं, उसके बाद यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। तो कॉपी पेस्ट के लिए हमारे पास पहले ओवल को हमने पेस्ट कर दिया, दूसरे को भी हम क्या करेंगे भैया? चिपका देंगे, सीधा कॉपी पेस्ट मार देंगे। यहाँ पर कॉपी पेस्ट हमने कर दिया 2 ओवल को। अब यहाँ पर मैं लेने वाला हूं, मेरे पास यहाँ पर क्या आता है भैया? 1 आ जाता है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या आता है? 2 आ जाता है, फिर मेरे पास 3 आ जाता है, फिर मेरे पास 4 आ जाता है। अब यहाँ पर मैं करता हूं भैया, ए है मेरे पास, यहाँ पर बी है, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास सी है। जो भी मेरे पास 1 है उसकी इमेज ए होए, 2 की इमेज भी क्या है भैया? ए है, 3 की इमेज मेरे पास बी है और 4 की इमेज मेरे पास सी है। आप सोचो, वीडियो को रोको और सोचो, क्या ये ऑन टू फंक्शन है? क्या बिल्कुल है। वीडियो को रोक के सोचो, कैसे है ये सोचो। डेफिनेशन में क्या कहा गया था कि हर एक इमेज का एलिमेंट होना चाहिए। तो देखो, ए के लिए भी हमारे पास एलिमेंट है, बेशक एक से ज्यादा है ना, लेकिन उसके बाद बी के लिए भी हमारे पास एलिमेंट है, सी के लिए भी हमारे पास एलिमेंट है। हर एक इमेज के लिए एलिमेंट है। तो क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे ऑन टू फंक्शन। तो ये भी हमारा क्या हो गया भैया?
ऑन टू फंक्शन ये हो जाता है। आप ये सोचो रहे होगे कि भैया ऐसा भी एग्जाम्पल तो दे दो जिसको ऑन टू फंक्शन नहीं कहेंगे ताकि क्लियरिटी मिले, कौन सी चीजें ऑन टू फंक्शन है और कौन सी चीजें नहीं है, दोनों हमें समझनी पड़ेंगी तभी जाके क्लियरिटी मिलती है। तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर फिर से क्या करते हैं, ओवल को कॉपी पेस्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाती है ये ओवल शेप भी बोलते हैं ना इसको, बिल्कुल ओवल शेप हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। दो ओवल शेप हमने यहाँ पर बना ली। मान लो मेरे पास यहाँ पर 1 है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 2 है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 3 है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जो भी मेरे पास यहाँ पर ए है, इसमें मान लो ये ए है, बी है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर सी है, उसके बाद डी है, यहाँ पर मेरे पास आ जाता है ई। जो भी मेरे पास 1 है उसकी इमेज ए है, 2 की इमेज सी है और 3 की इमेज ई है। ब्लैंक रह गया ना, कुछ ना कुछ तो खाली रह गया ना। जो खाली रह गया ना भाई, इमेज खाली नहीं होनी चाहिए, इमेज खाली नहीं होनी चाहिए। हर एक इमेज के लिए जो भी मेरे पास बी और डी हैं वो तो बेचारे रह ही गए, उनके लिए तो कोई भी इमेज यहाँ पर, मतलब उन इमेज के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ही नहीं, वो तो अकेले रह गए। यानी कि सिंगल इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे तुम अपनी लाइफ में सिंगल हो, मतलब हो सकता है तुम मिंगल हो, मुझे नहीं पता है। लेट एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंगल नहीं होना चाहिए, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इमेज जो भी है, तुम अपने आप को इमेज मान लो, ठीक है, मैं अपने आप को एक इमेज मान लेता हूं, मैं सिंगल नहीं होना चाहिए। अगर सिंगल हूं मैं तो मैं क्या हो जाऊंगा भैया, ऑन टू हो जाऊंगा। अगर तुम सिंगल हो गए, अगर तुम सिंगल इमेज हो गए, ठीक है, तुम पे कोई भी एरो नहीं डालता है, तुम पे कोई भी तीर नहीं चलाता है अपने, ठीक है, तो तुम क्या हो जाओगे, ऑन टू फंक्शन नहीं होगे तुम, ठीक है ना। अगर तुम्हारी इमेज यहां पर, तुम्हारी इमेज अकेली है तो तुम ऑन टू फंक्शन नहीं हो। इस तरह से थोड़ा सा ट्रिक के साथ, थोड़ा सा कनेक्ट करके चीजों को समझना चाहिए, तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल से हमने ये समझ लिए हैं कि भाई ऑन टू फंक्शन कौन कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, ये भी क्लियरिटी तुम्हें यहां पर मिल जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात और यहां पर आपको बता देता हूं, जो भी हमारे फंक्शन होते हैं, कोई भी फंक्शन होता है उसको किस तरह से शो किया जाता है, ये तो मैंने बताया ही नहीं तुम्हें। ये तो बहुत बड़ी चीज है जो मिस हो गई है, छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट ये करेगी। तो कोई भी हमारा फंक्शन होता है, जैसे यहां पर मैंने फंक्शन बनाया है एक्स का वाई के साथ, तो मेरा फंक्शन जो होगा उसको कैसे शो किया जाएगा, स्मॉल एफ से उसको शो किया जाता है। और किसका किसके साथ है ये कैसे बताएंगे भाई, हमारा फंक्शन यहां पर एक्स का वाई के साथ है तो एक्स एरो लगा करके वाई हमें उसको शो कर देना है। इसी तरह से हमने यहां पर 1 1 फंक्शन में क्या किया था भाई, 1 1 फंक्शन में x1 का x2 के साथ किया था, तो मैं इसको कैसे शो करूंगा, फंक्शन ऑफ x1, उसका बाद एरो लगा करके यहां पर आ जाएगा हमारे पास x2। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, सर्कल कर देता हूं, ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। तो हमने यहां पर 1 1 फंक्शन समझ लिया है, उसके बाद ऑन टू फंक्शन समझ लिया है। अब तीसरे फंक्शन की बारी आ जाती है। तीसरा फंक्शन हमारा क्या होगा भाई, दोनों को मिला दो, दोनों को मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, 1 1 ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है और वो ऑन टू भी है, उसको कहेंगे हम 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। दूसरा नाम भी याद करना पड़ेगा, दूसरा नाम क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन इसको कहा जाता है। अब ये बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है एक्चुअल में, कोई भी ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है, ऑन टू फंक्शन भी है, उसको बाइजेक्टिव फंक्शन हम बोल सकते हैं। बस ये इन 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात होगी, देखो दोबारा से बता देता हूं, कोई भी ऐसा फंक्शन, या फिर चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए यहां पर मैं क्या करता हूं, एक ओवल मैंने बना लिया, इसके बाद यहां पर इसी को कॉपी पेस्ट, इसी का चेहरा यहां पर बना देते हैं। मैंने एक और ओवल बना लिया, मान लेते हैं ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, इसमें मेरे पास एलिमेंट है 1 है, 2 है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 3 है, उसके बाद मेरे पास 4 है, उसके बाद मेरे पास 5 है, इसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता है भैया, a आ जाता है, b आ जाता है, उसके बाद मेरे पास c आ जाता है, d आ जाता है, उसके बाद मेरे पास e आ जाता है। यहाँ पर जो भी एरो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनता है कि 1 के लिए यहाँ पर मैं c इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, 2 के लिए मैं a को कर लेता हूँ, 5 के लिए d को कर लेता हूँ, 3 के लिए b को कर लेता हूँ, 4 के लिए यहाँ पर मैं e को कर लेता हूं। तो यहां पर अगर आप इस जो भी ये फंक्शन है x का y के साथ, इसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक बात आपको समझ में यहां पर आ जाएगी कि ये 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन क्यों है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज आपको बनती हुई दिखाई यहां पर देगी। हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है तो उसको क्या कहा जाता है, 1 1 फंक्शन कहा जाता है। यानी कि मैं क्या कहूंगा, जो भी मेरे पास ये फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन है, 1 1 पे मैंने टिक कर दिया, ये 1 1 फंक्शन हमारा हो जाता है। अब हम चेक करते हैं क्या ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। देखो यहां पर जो भी मेरे पास इमेज है, ए इमेज के लिए भी एलिमेंट है मेरे पास, बी के लिए भी है, सी के लिए भी है, डी के लिए भी है और ई के लिए
भी है। भैया यहाँ पर तो हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है और हर एक इमेज के लिए एलिमेंट भी है, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जो वन वन भी है, ऑन टू भी है, उसको क्या कहा जाएगा, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन। बहुत इजी पीजी एग्जांपल के साथ हमने इसको समझ लिया है और इसी को समझने के साथ जो इंट्रोडक्शन है ना, वो हो जाता है कंप्लीट। अब सिंपल सीधी बात, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो खुद की पीठ को ऐसे थपथपा सकते हो, नहीं बनाए हैं तो खुद को थोड़ा सा डांट लो आईने के सामने जाकर, और जो मैंने नोट्स आपके लिए बनाए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में उनको डाउनलोड कर लो। लेकिन पहले अपने आप को डांटना, उसके बाद ही पीडीएफ में जो मेरे नोट्स हैं उनको डाउनलोड करना, ठीक है। अगर खुद से बनाए हैं तो शाबाशी भी जरूर देनी है अपने आप को। जो भी रिलेशंस एंड फंक्शंस का हमारा ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है भैया, चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन आपके लिए कर दिया गया है। तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो हो जाती है कंप्लीट। अब आगे क्या भैया, आगे हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है, कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत बड़ी सी इसकी वीडियो बनाई जाएगी। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 का क्या भाई, इसमें भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसकी भी एक बड़ी सी वीडियो बनाई जाएगी। हर एक क्वेश्चन, जो भी एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो होगी, हर एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 की जो वीडियो होगी उसमें भी हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके साथ साथ जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मिसलिनियस एक्सरसाइज जो भी होगी वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो जो भी इंट्रोडक्शन के अलावा ये एक्सरसाइज हैं, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगी, ठीक है। अभी ये वीडियो जिस दिन अपलोड होगी उसके 1-2 दिन बाद ही वीडियोस जो हैं वो कंटिन्यू आपकी आएंगी, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे सिलेबस को थोड़ा सा फास्ट करने, मतलब मेरी वीडियोस जो है वो ज्यादा टाइम के बाद आती हैं, तो मैं अपने आप में इंप्रूव कर रहा हूं और आपको भी इंप्रूव करना चाहिए। आप क्या करोगे, आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करूंगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर बता देता हूं, इसके अलावा एक पॉइंट और इसमें ऐड करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, जो भी पीडीएफ के नोट्स है ना, पीडीएफ नोट्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं, इस चैप्टर से जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपने उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी खुद से कर लेनी है, ठीक है। मैं कराऊंगा या नहीं उस चीज पर डिपेंड नहीं रहना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि खुद की प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बेहतर तरीके से इंप्रूव कर पाओगे। अब यहाँ पर आप कहोगे कि भैया नोट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पीडीएफ में मिलेंगे कैसे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, पीडीएफ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आगे एक लिंक दिया होगा, उस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। क्लास 12th का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, मैथमेटिक्स वाले हो ना तो मैथमेटिक्स आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो पेज ओपन होगा उस पर आपको दोनों ऑप्शन दिख जाएंगे। कौन कौन से भैया, नोट्स वाला ऑप्शन भी आपको दिख जाएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला क्वेश्चंस जो हैं वो वाला ऑप्शन भी आपको दिख जाएगा। वहां से पीडीएफ में डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड नहीं करना है सिर्फ, कभी डाउनलोड कर लो फिर वो फोन में पड़े रहे भाई, बहुत मेहनत लगी है बनाने में उनको, तो उनको डाउनलोड करके संजो के रखने की जरूरत नहीं है, उनको राइट डाउन करना है आपने, ठीक है। अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना, या फिर उनका मतलब जिस भी तरह से जैसे भी तुम्हें समझ में आता है इस्तेमाल उनका आपने करना है। जो नोट्स बनाए गए हैं वो बहुत काम आएंगे तुम्हारी क्विक रिवीजन करने में, जब बोर्ड एग्जाम पास में आ जाएंगे ना तब बहुत काम आएंगे, वो इस तरह से उनको बनाया गया है। तो जो भी ये रिलेशन एंड फंक्शंस की सारी वीडियो हैं ये मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको फीस रेगुलर पे करते रहना है, जो भी ईएमआई है वो पे करते रहना है। और ईएमआई में क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना है और सब्सक्राइब भी करवा देना है कि भैया यहाँ से पढ़ो ना, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अपने छोटे भाई बहन को जानते हो वो अच्छा नहीं पढ़ते हैं ना, तो उनको बोलो ना, क्लास 9th में है तो एमकेआर क्लास 9th को सब्सक्राइब करे। 10th वालों के लिए ग्रीन बोर्ड है, 11th एंड 12th के लिए तो तुम्हें पता ही है। इसके अलावा हिंदी मीडियम में आपके कोई सगे संबंधी हैं या अड़ोसी पड़ोसी दोस्त हैं, छोटे दोस्त हैं, तो उनके इन चैनल्स को रेकमेंड आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर होती है सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन, फालतू की बातें हम नहीं करते हैं। तो दैट्स इट गाइस, मिलता हूँ आपसे एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो में।